पेश है हरप्रीत सिंह प्रीत द्वारा रचित एक काल्पनिक कहानी झूठा सा, जिसका किसी भी व्यक्ति विशेष या घटना से कोई संबंध नहीं है और सभी किरदार एनओ कहानी रूपांतर केवल लेखक की कल्पना पर आधारित है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। रविकांत मल्होत्रा एक 24 साल का नौजवान दिल्ली में अपने मध्यम वर्गीय माता पिता के साथ रहता था। मार्केटिंग में ग्रेजुएशन के बाद वह नौकरी की सख्त तलाश में था। वह अपने पिता की केमिस्ट की दुकान पर नहीं बैठना चाहता था, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उसके ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और नौकरी मिलनी मुश्किल हो रही थी। ग्रेजुएशन किए उसे 1.5-2 साल बीत चुके थे, लेकिन नौकरियां कम और उम्मीदवार ज्यादा होने के कारण कोई ढंग की नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। एक इंटरव्यू में आए एक अजनबी उम्मीदवार ने सलाह दी, कुछ पैसे खर्च कर नकली डिग्री सर्टिफिकेट बनवा लो, बेहतर नंबर देखकर शायद नौकरी मिल जाए। बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। मेरे एक जान पहचान वाले ने कई लोगों का ये काम सफलतापूर्वक किया है। अगर चाहो उसका नंबर भेजूं। हालात से दुखी और अपने घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए रवि को इस सलाह में कुछ दम लगा। उसने नकली डिग्री बनवाने वाले से संपर्क किया और एक हफ्ते के अंदर उसे लगभग 10,000 रुपये के बदले पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग की ऊंचे नंबरों वाली डिग्री मिल गई। अब वह इस नकली डिग्री के आधार पर नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छी कंपनियों से इंटरव्यू कॉल आने लगी और आखिरकार एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे मार्केटिंग अफसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। लगभग 20 उम्मीदवार इंटरव्यू में थे, लेकिन पद सिर्फ 2 थे। जब फाइनल चयन सूची का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के समूह को शाम को परिणाम सुनाया गया, तो पहले नाम के बाद दूसरे नाम पर चयनकर्ता ने कहा, रवि। हाल में मौजूद 2 रवि, रविकांत मल्होत्रा और रविदास शर्मा, अपने अपने नाम की पूरी घोषणा सुनने की उम्मीद में खड़े हो गए। जब पूरा नाम बोला गया, रविकांत मल्होत्रा, तो रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरे रवि रविदास की आंखें नम हो गईं। चयनकर्ता ने बताया कि रविदास शर्मा वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। अगर चयनित उम्मीदवारों में से कोई एक भी ज्वाइन नहीं करता, तो अगला मौका रविदास को मिलेगा। रविदास ने रविकांत से चलकर हाथ मिलाया और बधाई दी। बातचीत के दौरान रवि को पता चला कि रविदास अपने बैच का टॉपर था और एलएलबी के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। घर की गरीबी के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन नौकरी न मिलने से थोड़ा उदास था। हालांकि वह अब भी पूरी तरह निराश नहीं हुआ था। वह अगले साल कई सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए प्रवेश प्रतीक्षाएं देने की योजना बना रहा था। रवि को थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर शर्म आई कि वह रविदास के साथ अन्याय कर रहा है, उसकी नौकरी छीन रहा है। लेकिन ये ख्याल जल्दी ही उसके दिमाग के किसी गहरे कोने में दब गया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और परिवार के साथ इस नौकरी के मिलने का जश्न मनाया। नकली डिग्री बनाने वाले ने भी शायद अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह सर्टिफिकेट इतनी सफाई से बना था कि कंपनी के एचआर ने रूटीन चेक में उसकी उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। 1 महीने के भीतर ही रवि ने दिल्ली में नौकरी शुरू कर दी। तनख्वाह काफी अच्छी थी। फील्ड के रोल के कारण कंपनी ने उसे कम ब्याज दर पर कार लोन भी दे दिया। अब रवि अपने जीवन में स्थिर महसूस करने लगा। 2 साल नौकरी करने के बाद घर वालों ने जोर दिया कि रवि अब शादी कर ले। उसकी सहमति से उन्होंने एक घरेलू लड़की ढूंढनी शुरू की और जल्द ही रवि की शादी उर्मिला से हो गई, जो दिल्ली की ही रहने वाली थी। अगले 3 सालों में रवि को प्रमोशन भी मिला और उसकी दिल्ली से अहमदाबाद ट्रांसफर हो गई। हंसते खेलते रवि का परिवार बढ़ने लगा। पहले एक बेटी का जन्म हुआ, फिर एक बेटे का। अब रवि उसी कंपनी में 15 सालों से काम कर रहा था। उसकी पोस्टिंग मुंबई में थी। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और उसकी पत्नी उर्मिला एक आदर्श गृहिणी साबित हो रही थी। उसने परिवार को बखूबी संभाल लिया था। मुंबई में अपने घर खरीदने के फैसले के तहत उन्होंने बैंक से 90% लोन लेकर फ्लैट खरीदा और वहीं रहने लगे। घर में 2 कारें भी थीं,
जिनकी किश्तें आराम से तनख्वाह और बचत से निकल रही थीं। रवि अब 40 से 42 साल का हो चुका था और मार्केटिंग हेड बनने की तैयारी कर रहा था। जिस नौकरी को रवि ने नकली डिग्री के आधार पर पाया था, वह उसे एक बुरे सपने की तरह भुला चुका था। अब उसे यह झूठ सच प्रतीत होने लगा था। उसने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया, यहां तक कि अपनी पत्नी उर्मिला से भी नहीं। एक दिन एमडी ने सभी विभाग प्रमुखों की एक बैठक बुलाई ताकि एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा सके। मार्केटिंग विभाग से रविकांत उस बैठक में शामिल हुआ। एचआर हेड ने एमडी की अनुमति से बैठक में बताया, नकली डिग्री और प्रमाण पत्रों के आधार पर हुई नौकरियों में हेराफेरी यानी स्कैम के मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि सभी कंपनियां पिछले 5 वर्षों में की गई भर्तियों के रिकॉर्ड की दोबारा जांच करें। इस निर्देश के तहत हमारी कंपनी ने इस काम की जिम्मेदारी अपने ऑडिट विभाग को सौंपी है। उनकी रिपोर्ट नियमित रूप से उस राज्य के हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज, जो इस घोटाले की निगरानी कर रहे हैं, को सौंपी जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान ऑडिट विभाग और मेरा विभाग एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और हम आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है, तो संबंधित कर्मचारी को तुरंत नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा और आगे की जांच के लिए मामला सरकार को सौंपा जाएगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती, उस कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड और अन्य वित्तीय लाभ रोक दिए जाएंगे। बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, लेकिन रवि का गला जैसे सूख गया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। हालांकि वह बैठक में बैठा था, उसकी आंखों के सामने उसकी नकली डिग्री का अक्स बार बार घूम रहा था। किसी बहाने से रवि उस दिन जल्दी घर लौट आया। उर्मिला शायद किसी किटी पार्टी में गई थी और बच्चे ट्यूशन पर। घर में अकेले छत को घूरते हुए उसे बस यही तसल्ली थी कि ऑडिट केवल पिछले 5 वर्षों तक सीमित है। उसकी नौकरी को तो 15 साल हो चुके थे। लेकिन तुरंत उसके मन में यह ख्याल कौंधा कि अगर ऑडिट की अवधि बढ़ा दी गई तो क्या होगा। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा इन्हीं ख्यालों में खो गया। 3 घंटे कैसे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। लंबी सांस लेकर उसने अपनी हिम्मत बांधी, कपड़े बदले और परिवार के साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। उर्मिला और बच्चों की नजरों से बचते हुए उसने कह दिया, ऑफिस के काम की थोड़ी टेंशन है, रोज का काम है, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नकली डिग्री के बारे में उसने उर्मिला को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। उस रात रवि ने कई सालों बाद अपनी सर्टिफिकेट वाली फाइल निकाली। उसकी नकली डिग्री असली सर्टिफिकेट से भी ज्यादा मैली लग रही थी। कुछ दिन बीत गए। रवि को ऑफिस में इस ऑडिट को लेकर कोई खास खबर नहीं मिली। हालांकि वह हर छोटी बड़ी बात पर कान लगाए रहता। बहाने बहाने से वह एचआर हेड से संपर्क करता, लेकिन ऑडिट का जिक्र कभी नहीं करता। धीरे धीरे 3-4 हफ्ते बीत गए। उसे लगने लगा कि शायद कंपनी इस ऑडिट को इतनी तवज्जो नहीं दे रही। उसकी चिंता कुछ कम होने लगी। शुक्रवार की शाम घर जाने की तैयारी चल रही थी कि एचआर विभाग से तुरंत मीटिंग का बुलावा आया। मीटिंग में बताया गया, पिछले 1 महीने में 5 वर्षों में हुई भर्तियों की फाइलों की जांच की गई है। यह तथ्य सामने आया है कि 214 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों के एक या एक से अधिक डिग्री सर्टिफिकेट नकली पाए गए हैं। इन 5 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए बिना ही निलंबित करने का फैसला आज लिया गया है। यह जानकारी हाई कोर्ट के जज साहब, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, को भी भेज दी गई है। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए रवि ने जो सुना, उसने उसकी चिंता कई गुना बढ़ा दी। जज साहब का संदेश है कि इस ऑडिट की अवधि 5 साल और बढ़ा दी जाए। अब पिछले 10 वर्षों में की गई भर्तियों की फाइलों की जांच होगी। एमडी साहब एचआर हेड से धीमे और गंभीर स्वर में कह रहे थे।
उस रात रवि का तनाव चरम पर था। वह बार बार सोच रहा था कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो आय का और कौन सा साधन होगा। कंपनी में जमा फंड भी जल्दी नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत बचत से घर कितने दिन चलेगा। घर और कार की लोन की किस्तें कैसे चुकेंगी। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। बदनामी तो होगी ही, ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर। दूसरी नौकरी मिलनी मुश्किल होगी। समाज में जो इज्जत है वह भी खत्म हो जाएगी। वह बिल्कुल टूट चुका था, जैसे शरीर से सारा खून सूख गया हो। उसकी आंखें पत्थर हो गई थीं। उसे कोई हल समझ नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा इम्तिहान। रवि मन ही मन चाह रहा था कि काश समय का पहिया वापस घूम जाए और वह नकली डिग्री के जंजाल से मुक्त हो जाए। वह झूठी डिग्री जैसे कभी थी ही नहीं। वह पछता रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या होता अगर उसे नौकरी ढूंढने में 1-2 साल और लग जाते। वह कुछ और कर लेता। अपने पिता के साथ केमिस्ट की दुकान पर ही बैठ जाता। उसके पास कई विकल्प थे, लेकिन इस झूठ और जोखिम भरे शॉर्टकट को अपनाने के कारण आज वह इस संकट में फंस गया है। लेकिन खोया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इन सब विचारों से घिरा हुआ रवि घर पहुंचने में 2 घंटे लगा बैठा, जबकि रास्ता केवल आधे घंटे का था। उर्मिला ने यह बात गौर की कि रवि पिछले कुछ दिनों से बेहद चुपचाप और गुमसुम रहने लगा था। न उससे घर की कोई चर्चा होती, न बच्चों से बातचीत, और न ही दिल्ली अपने परिवार को फोन करता। उर्मिला को चिंता होने लगी। जब वह रवि के लिए गर्म चाय का कप लेकर आई और उसकी आंखों में वही उदासी देखी, तो वह खुद को रोक ना सकी। उसने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, आपको इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। बच्चे भी आपके मूड को देखकर आपसे मिलने से घबराते हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या दफ्तर में कुछ ऐसा हो गया है जो आप मुझे बता नहीं रहे। कुछ तो कहिए, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। रवि, जो अपनी चिंताओं में डूबा हुआ था, उर्मिला के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसका मन हल्का हुआ तो उसने एक रूमाल से अपना चेहरा साफ किया, गला साफ किया, और फिर उर्मिला को अपनी नकली डिग्री और ऑनडिट की पूरी बात तफसील से बता दी। उसने रविदास नामक एक और आवेदक के साथ जाने अनजाने में हुई ज्यादती और उस घटना के अपने दिल पर पड़े बोझ और आत्मग्लानि का भी जिक्र किया। साथ ही रवि ने उर्मिला से वादा लिया कि वह इस बात को किसी और से साझा नहीं करेगी। रवि को लग रहा था कि शायद यह मुसीबत खुद ही टल जाए। अभी पिछले 10 साल का ही ऑडिट हो रहा था, और हो सकता है कि 15 साल तक यह मामला पहुंचे ही नहीं। अब चिंता उर्मिला को भी सताने लगी। वह भी अपनी और बच्चों की भविष्य को लेकर गंभीर हो गई। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने समय पर कोई हुनर क्यों नहीं सीखा। केवल आर्ट्स में ग्रेजुएशन करके शादी क्यों कर ली। कोई उच्च डिग्री या कमाई का साधन क्यों नहीं अपनाया। फिर भी उर्मिला ने रवि को ढारस बंधाया, भले ही वह फोका सहारा था। उसने रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ज्यादा चिंता न करने की बात कही। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई और खाना खाने के लिए जोर दिया। रवि के माता पिता को भी उसकी चिंता होने लगी। हालांकि रवि और उर्मिला ने उनसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन यह जरूर बताया कि दफ्तर में किसी बात को लेकर तनावपूर्ण माहौल है, इसलिए रवि थोड़ा उदास है। रवि की मां ने दोनों को मंदिर जाने की सलाह दी, यह कहते हुए कि भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करने पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। डूबते को तिनके का सहारा समझते हुए रवि और उर्मिला ने हर सुबह मंदिर जाना शुरू कर दिया। वे हाथ जोड़कर रोज प्रार्थना करते और मन ही मन भगवान से विनती करते, हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकाल दो। थोड़े समय में रवि का मन थोड़ा हल्का हुआ और उसका तनाव कुछ कम हुआ। अगले 2-3 महीने शांति से गुजरे। एचआर की ओर से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन ऑडिट बंद भी नहीं हुआ था। ऑडिट टीम के कुछ लोग दूसरी असाइनमेंट पर लग गए थे। रवि की पिछली 3 साल की अप्रेजल रिपोर्ट काफी अच्छी गई थी। एक दिन एमडी ने उसे अपने केबिन में बुलाया और अगली प्रमोशन के बारे में अवगत कराया। रवि के चेहरे पर लंबे समय बाद रौनक दिखी। उसने तुरंत उर्मिला को फोन किया और अपनी खुशी साझा की।
उर्मिला ने राहत की सांस ली। कई दिनों बाद रवि ने उर्मिला से कहा, आज बच्चों को भी तैयार कर लेना। रात का खाना हम बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे। लेकिन खुशियों के ये दिन ज्यादा लंबा नहीं टिके। करीब हफ्ते 10 दिन बाद खबर मिली कि 10 साल के ऑन ऑडिट में 25 और कर्मचारी ऐसे पाए गए जिन्होंने नकली सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल की थी। जज साहब ने अगले 10 साल के रिकॉर्ड की भी जांच के आदेश दिए। ऑडिट की अवधि 10 है, अब आज से पिछले 20 साल तक के लिए बढ़ा दी गई थी। दफ्तर में हड़कंप मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि 25 कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकालना पड़ सकता है। हालांकि लोगों को उन कर्मचारियों के लिए हमदर्दी भी थी, लेकिन गुस्सा भी था कि उन्होंने अपनी योग्यता पर नौकरी नहीं पाई, बल्कि कई काबिल उम्मीदवारों का हक मारा था। अब रवि का मन पानी में डूबता उतरता महसूस होने लगा। उसका तनाव फिर से बढ़ने लगा। ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया। जैसे तैसे वह टैक्सी लेकर घर पहुंचा। उर्मिला उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, टेंशन बहुत ज्यादा है, बीपी खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है। दवा दी है, लेकिन खान पान का ध्यान रखना होगा और किसी तनावपूर्ण बात से मरीज को बचाना होगा। रवि ने पहले छुट्टी लेने का सोचा, लेकिन यह सोचकर कि घर बैठे उसे ऑडिट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, 2 दिन के आराम के बाद उसने फिर से दफ्तर ज्वाइन कर लिया। उसने ऑडिट टीम के एक क्लर्क से दोस्ती की और चाय के बहाने उससे रोज ऑडिट की जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगा। एक दिन वह क्लर्क बोला, आज 11वें साल की फाइलों की जांच शुरू हुई है। रवि का दिल बैठ गया। उसने सोचा, शायद 1-2 महीने में 15वें साल तक ऑडिट पहुंच ही जाएगा। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। वह हफ्ते में 3 दिन आधे दिन में ही घर आ जाता और बिस्तर पर लेटकर अपने भविष्य और नकली डिग्री के बारे में सोचता रहता। ऑडिट अब 12वें और 13वें साल की फाइलों तक पहुंच गया था, लेकिन क्लर्क यह नहीं बता सका कि अब तक कितने फर्जी मामले सामने आए हैं। आज सोमवार था, हफ्ते का पहला कामकाजी दिन। आज रवि का ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हर सोमवार एमडी के साथ हफ्ते की शुरुआती मीटिंग 10 से 11 बजे तक होती थी और सभी विभागों के प्रमुखों का उसमें शामिल होना जरूरी समझा जाता था। मीटिंग में रवि का चेहरा काफी उदास था और सभी ने यह महसूस किया, लेकिन किसी को भी यह ध्यान नहीं था कि रवि किस दौर से गुजर रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। रवि को अंदाजा था कि ऑडिट टीम आज 14वें या 15वें साल की फाइलों की जांच शुरू कर देगी। अब बस कुछ ही समय का सवाल था जब उसका भंडा फूट जाएगा और उसे बेइज्जत होकर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सोचकर रवि की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। किसी तरह वह मीटिंग खत्म होने के बाद अपने कैबिन में पहुंचा और उस दिन की बाकी सभी मीटिंग्स रद्द कर दी। रवि ने कभी सिगरेट नहीं पी थी। पिछले कुछ दिनों से उसे यह लत भी लग गई थी। उर्मिला ने परिस्थितियों की नाजुकता को देखते हुए अपना कोई विरोध नहीं जताया। स्मोकिंग जोन में बैठकर रवि ने एक बार में कम से कम 7 से 8 सिगरेट पी ली थी उस दिन। लंच करने का सवाल ही नहीं था। रवि का सिर फिर भी दर्द से फटे जा रहा था। उसने टैक्सी ली और एक बार में जाकर उस दिन पहली बार शराब का सहारा लिया। शाम को घर पहुंचा, उर्मिला से कहा, मैं आज बहुत थका हुआ हूं, खाना खाने का मन नहीं है। मैं ऊपर अपने बेडरूम में सोने जा रहा हूं। जब तक मैं आवाज ना दूं, मुझे परेशान मत करना। रवि सराहने में सिर ठूंसकर आंखें बंद करके सारे विचारों को, अपनी सोचों को, अपनी नौकरी से निकाले जाने के और बदनामी के डर को भूलकर आज सोना चाहता था, लेकिन पुड्ड पद्धियां फटफट बज रही थीं। दिमाग की नसें जैसे अब फट कर बाहर गिरने वाली थीं। सोचते सोचते, जूझते जूझते अपनी नकली डिग्री सर्टिफिकेट और उसके आधार पर किसी और का हक मारकर अपनी नौकरी लेने की सच्चाई से अपनी आंखों में पछतावे के बहुत सारे आंसू बहते हुए दोनों हाथ जोड़कर अपने रब को याद किया और सो गया, शायद हमेशा के लिए। उसके नथुने से जोर से खून बहा, नाक की नसीर फट गई और रवि की गर्दन एक तरफ झुक गई। इस सबसे बेखबर
उर्मिला बच्चों के साथ नीचे वाले बेडरूम में सो गई। सुबह उन्हें स्कूल भेजते वक्त जब देखा कि रवि अभी तक नीचे नहीं आए, तो वह चिंतित होकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में पहुंची। क्या देखती है, रवि का कुर्ता खून से सना हुआ था। उसका सिर एक तरफ लुढ़क कर गिरा हुआ था। उसकी चीख निकल गई। पड़ोसियों को फोन कर उसने सबसे पहले डॉक्टर को रवि की हालत बताई और तुरंत आने का अनुरोध किया। सभी इकट्ठे हो गए। डॉक्टर ने आकर रवि को जांचा और उसे लगभग 4 घंटे पहले मृतक हुए घोषित किया, शायद ब्रेन हेमरेज के कारण। एम्बुलेंस बुलाई, रवि को अस्पताल ले गए, लेकिन रवि उस वक्त तक हमेशा के लिए सो चुका था। ऑफिस में सुबह सुबह एमडी ने मीटिंग बुलाकर सबको बताया कि नकली डिग्री सर्टिफिकेट घोटाले का ऑडिट 14 साल तक करके बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें 11 से 14 साल के बीच कोई फेक केस नहीं मिला। जज साहब ने बिना और समय लिए सभी कंपनियों को ऑडिट तुरंत बंद करने और ऑडिट की अंतिम समापन रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय में रिपोर्ट जमा हो सके। सभी को राहत मिली। अपने अपने कैबिन में सब निकलने ही वाले थे कि एमडी का पीए भागता हुआ मीटिंग रूम में आया और रवि के निधन की खबर दी। सभी तरफ खामोशी, अविश्वास और गम का सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था रवि की आकस्मिक मौत पर, क्योंकि यह किसी को पता ही नहीं था कि रवि अपने झूठ के डर से डरते डरते धीरे धीरे मर गया, न कि किसी शारीरिक बीमारी के कारण। रवि के अंतिम अरदास के वक्त सभी ने उसकी काबिलियत की बहुत सराहना की और कंपनी ने उसके परिवार को विशेष ग्रांट देने का वादा किया। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ली, जब तक वे बालिग नहीं हो जाते। उर्मिला को उसकी काबिलियत के मुताबिक उसी कंपनी में नौकरी की पेशकश भी की गई। बस वही जानती थी कि पिछले कुछ महीनों में उसके रवि के साथ क्या हुआ था। वहीं जज साहब इस घोटाले को सफलतापूर्वक बंद करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। उस वक्त उन्हें उस आदमी की याद आई जिसने कठिन समय में उनकी जजशिप के दाखिले की पढ़ाई के सारे खर्चे उठाए थे, लेकिन बाद में कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। जज साहब यानी चीफ जस्टिस श्री रविदास शर्मा की कठिन समय में मदद करने वाला एक अजनबी जैसा दोस्त और कोई नहीं, बल्कि रविकांत मल्होत्रा ही था। रविकांत को कहीं न कहीं पछतावा था कि उसने रविदास शर्मा से नौकरी छीन ली थी। अपनी नकली डिग्री सर्टिफिकेट के कारण इसका कुछ भरण पोषण करने के लिए वह रविदास से संपर्क में कुछ देर रहने और जरूरत पड़ने पर उसकी वित्तीय मदद करता रहा। इसका शायद रविदास को कभी भी पता नहीं चलता यदि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद जब वे अपना पहला कार्यालय खाली करने लगे, तो अपनी निजी अलमारी में से अचानक रविकांत द्वारा लगभग 10 साल पहले दिया गया एक बिजनेस कार्ड उनके हाथ न आ जाता, जो रविकांत ने उन्हें मुंबई में हुई अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान दिया था। कार्ड देखकर उन्हें रविकांत की बहुत याद आई। मन ही मन उन्होंने अपनी आज की उपलब्धि में रविकांत के सहयोग को याद किया, दिल से धन्यवाद किया और चीफ जस्टिस बनने के पहले दिन सबसे पहले रविकांत से मिलने उसके ऑफिस गए। जब उन्हें वहां जाकर पता चला कि रविकांत की पिछले महीने आकस्मिक मौत हो गई है, तो उन्होंने अपने आप को बहुत कोसा कि इस घोटाले के ऑडिट में वह इतने उलझ गए कि वह रविकांत का एक बार शुक्रिया करने के मौके से भी चूक गए। सोचने लगे, काश उन्होंने यह ऑडिट पहले ही बंद करवा दिया होता तो वह रविकांत से एक बार जरूर मिल लेते। इस बात का उन्हें सारी उम्र मलाल रहेगा। खैर, उन्होंने रविकांत के घर का उसका ऑफिस से पता लिया और उसकी पत्नी उर्मिला से अफसोस करने के लिए अपने पहले दिन का काम निपटाकर उसी शाम वह रविकांत के घर पहुंचे। उन्होंने उर्मिला को बताया कि रविकांत ने किस तरह एक अजनबी होते हुए भी उनकी कठिन घड़ी में मदद की थी। अफसोस कि उसके बाद वे आपस में संपर्क में नहीं रहे। नकली डिग्री सर्टिफिकेट घोटाले में अपना बहुत ज्यादा समय देने के कारण शायद मैंने रविकांत से मिलने का मौका खो दिया। रविदास शर्मा ने लंबा और गहरा सांस लेते हुए अपना अफसोस जताया। उर्मिला सारी बात सुनकर बहुत बेचैन हो गई। वह रविदास शर्मा को साक्षात अपने सामने देख रही थी, जिसके साथ की हुई ज्यादतियों के बोझ तले दब के उसके पति की मौत हो गई थी, रूहानी भी और जिस्मानी भी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में ठूंस डाला
और किसी अजनबी के सामने बुरी तरह रोने से अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जब उर्मिला अपने आप को नहीं रोक सकी, तो उसने रविदास शर्मा के घुटनों पर सिर रखकर रविकांत की मौत का असली कारण और सारी आपबीती उन्हें एक ही सांस में सुना दी। रविदास को यकीन नहीं हो रहा था कि रविकांत जैसे भले इंसान से ऐसी गलती हो सकती थी जिससे पूरी जिंदगी का पछतावा किसी को भी ना छोड़ पाए। वह यह सुनकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। असमंजस में थे कि अब क्या कहें, किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाएं। उर्मिला ने अपना माथा उनके कदमों में रखकर कहा, मेरे रवि को माफ कर दो, तभी शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। रविदास शर्मा जी भारी कदमों से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गए और ड्राइवर से कहा, घर चलो। आंखें बंद कर उन्होंने अपना सिर पिछली सीट पर टेक लिया। उनकी आंखों के कोने भी भीग रहे थे, लेकिन अब भी रविकांत उनकी यादों से नहीं हट रहा था। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, याचना कर रहा था, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। कार की खिड़की के शीशे को नीचे कर रविदास ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर एक लंबा सांस लिया। तेज हवा के झोंके चल रहे थे। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर उन्होंने अपनी तेजी से बहते आंसुओं को ड्राइवर से छुपाने की एक व्यर्थ कोशिश की। बहुत सालों बाद जब रविदास शर्मा रिटायर हुए, अपने विदाई संदेश में उन्होंने पात्रों के नाम बदलकर यह पूरा विवरण वहां आए वकीलों, जजों और कई अन्य श्रोताओं को सुनाया। उन्होंने इस बात की अहमियत पर जोर दिया और एक संदेश देने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति जीवन में चुनौतियों को देखकर शॉर्टकट न अपनाए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत जुटाए। हालांकि इतने सालों बाद भी वे खुद भी दुविधा में थे। वे रविकांत को अब भी अपने दिल से माफ नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपना भाषण वहां उपस्थित श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ समाप्त किया, अगर आप उस जज की जगह होते तो क्या आप रविकांत को दिल से माफ कर पाते? तो दोस्तों, जीवन में लिए गए कई शॉर्टकट अक्सर बहुत महंगे साबित हो सकते हैं, जैसे कि रविकांत के साथ हुआ। झूठ झूठ ही रहता है। झूठे सच की कोई होंद उस परमात्मा ने नहीं बनाई। मेरे लिए यह एक कहानी ही नहीं, बल्कि रोंगटे खड़े करने वाला एपिसोड है। जिंदगी के बहुत सारे सबक मिले इसे विचार करके और आपके साथ साझा करके। जहां तक जज साहब के आखिर में पूछे सवाल की बात है, मैं भी उसके जवाब में अब तक दुविधा में हूं।